Hello and welcome to the channel M English Literature. So, students, in today's video we will study essay on criticism part 1. Okay, आज की इस वीडियो में essay on criticism part 1 लाइन नंबर 1 to 29 हम डिस्कस करेंगे। essay on criticism की जो लाइन एक्सप्लेनेशंस हैं ये आपको ना ही गूगल पर कहीं मिलेंगी और ना ही ये आपको यूट्यूब की किसी वीडियो में मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो उस डिमांड की बिना पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और essay on criticism हम एटलीस्ट पार्ट 1 को पूरा अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, जो कि आपको इसी चैनल पर मिलेगा, या इसकी सेकंड वीडियो भी, इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। आपने यही रहना है, कहीं नहीं जाना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन जो है उसे ऑन कर लेना है आपने, ताकि जैसे ही हम सेकंड पार्ट अपलोड करें आप तक इंस्टेंट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम अपनी आज की इस वीडियो में लाइन नंबर 1 to 29 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आपके व्यूज़ और आपके रिएक्शंस के मुताबिक हम इसके सेकंड पार्ट्स भी अपलोड करेंगे। ठीक है, आपको अगर ये पीडीएफ में चाहिए इसके नोट्स, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे। आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा, वहाँ से ये नोट्स ले सकते हैं या हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। Pope, in this essay of criticism, has used heroic couplet. Okay, पोप ने इस essay on जो criticism है, ये उसका जो पोप का essay है, इसमें उन्होंने heroic couplet और rhyming scheme भी यूज़ की हुई है, क्योंकि पोइट्री है और पोइट्री की राइमिंग स्कीम आपको पता है, जो एंडिंग वर्ड्स हैं वो ज़्यादातर राइम करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये सारे एंडिंग वर्ड्स जो हैं ये राइम कर रहे हैं। स्किल इल से राइम हो रहा है। ठीक है, ऑफेंस सेंस से राइम हो रहा है। दिस मिस से राइम हो रहा है। ठीक है, ये एक्सपोज और ये प्रोज आपस में राइम हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो नीचे दूसरी चीज़ें वो भी सारी राइम होती हैं। ठीक है, ओके। Pope says that it is hard to say if greater want of skill appear in writing or in judging ill. See, he's the starting of Pope. Say this means it is. Okay, this means it is. Okay, Pope says it is hard to say. यह कहना मुश्किल है। क्या कहना मुश्किल है? If greater want of skill, जो greater want of skill है, ज्यादा हमें स्किल्स कहाँ चाहिए? Appear in writing or in judging ill. राइटिंग और जजिंग इल। ठीक है, कौन सी राइटिंग और कौन सी जजिंग इल? अब कहता है वो हमें बुरा लिखने के लिए ज्यादा स्किल चाहिए या बुरा जज करने के लिए? राइटिंग, राइटिंग यहाँ पे किनको शो कर रही है? राइटिंग यहाँ पर पोइट्री, पोइट्स को शो कर रही है। ठीक है, और जजिंग, जज कौन होते हैं? क्रिटिक्स। जजिंग यहाँ पे क्रिटिक्स को शो कर रहा है। ठीक है, और राइमिंग स्कीम देखें, स्किल इल से राइम हो रहा है। ठीक है, अब here in these two lines, means in this couplet, what actually Pope want to say? Pope is giving satirical remarks by writing that where we need more skills. अब पोप यहाँ पर एक satirical remarks दे रहा है कि हमें ज्यादा स्किल्स कहाँ चाहिए हमें? Either we need skills to be a bad writer or a bad critic. ठीक है, जजिंग और राइटिंग इल। अब कह रहा है कि हमें जजिंग इल में ज्यादा स्किल्स चाहिए या फिर राइटिंग इल में हमें ज्यादा स्किल्स चाहिए? ये कहना मुश्किल है। ठीक है, आगे कह रहा है क्योंकि बिकॉज नाउ डेज देयर आर बेड राइटर्स फॉलोड बाय टू मेनी बेड क्रिटिक्स बट सम स्किल्स आर नीडेड टू बी बेड राइटर एंड बेड क्रिटिक्स। अब वो कह रहा है कि पोप का यहाँ पे ये मतलब है कि आजकल तो बहुत सारे बेड राइटर्स हैं, जो बहुत सारे ही बेड क्रिटिक्स जो है उन्हें क्रिटिक करते हैं, उन्हें जज करते हैं। लेकिन फिर कह रहा है कि हमें बेड राइटर बनने के लिए और बेड क्रिटिक बनने के लिए भी हमें हमें स्किल चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें स्किल चाहिए बेड राइटिंग के लिए भी। ठीक है, लेकिन वो कहता है सो वेयर डू वी नीड देम मोर? ओके, इन दिस लाइंस व्हाट Pope further says, he further writes that there are two people in the same profession who are not doing their work properly. यहाँ पर उसका मतलब है कि एक ही प्रोफेशन में, राइटिंग के प्रोफेशन में दो पीपल हैं, एक राइटर मींस जो पोइट है और दूसरा क्रिटिक जो जज है। ठीक है, लेकिन वो दोनों ही अपना जो वर्क है उनका वो प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। वंस हु राइट एंड अदर हु जज, ये दो
बंदे हैं सेम प्रोफेशन में, राइट मीन्स जो पोएट है, ठीक है। तो हेयर द वर्ड राइटर्स या जो राइटिंग ये वाला वर्ड, इसकी यहाँ पर मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है क्रिएटिव राइटर, ठीक है। जो क्रिएटिव राइटर्स होते हैं, who writes novel, poetry, short stories and drama, while judges means critics who evaluate their works, their merits and demerits। तो ये कहने का पोप का मतलब है कि हमें बेड राइटर और बेड क्रिटिक बनने में भी हमें स्किल्स चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें ज़्यादा स्किल्स कहाँ चाहिए, बेड राइटर बनने में या बेड क्रिटिक बनने में? आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड कपलेट। अब आगे पोप हमें कहता है कि बट ऑफ द टू, but of the two, less dangerous is the offense to tire our patience than mislead our sense। अब यहाँ पे पोप क्या कह रहे हैं? पोप says that there are two professions, one is writing bad while other is judging bad। ये जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया, राइटिंग और जजिंग दो प्रोफेशंस हैं, ठीक है। अब उन दो प्रोफेशंस में क्या होता है? If two people are doing their work badly in the same profession, then one of them is more dangerous than the other one। यहाँ पर पॉप के कहने का मतलब है कि अगर एक ही फील्ड में दो बंदे काम कर रहे हैं ना, सेम काम कर रहे हैं, तो उनमें से एक बंदे का वर्क जो है तो दूसरे बंदे के वर्क से क्या होगा, वो ज्यादा डेंजरस होगा, ठीक है। द राइटिंग विच मिसगाइड्स, द राइटिंग विच मिसगाइड्स अस इज मोर डेंजरस देन द अनदर वन। A backhead to tire our patience, then mislead our sense, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली पॉप का जो व्यू है यहाँ पर, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि द राइटिंग विच मिसगाइड अस इज मोर डेंजरस देन द अदर वन, ठीक है। जो राइटिंग हमें मिसगाइड करती है, वो जो चीज हमारे पेशेंस को टायर करती है, उससे क्या है, उससे ज्यादा डेंजरस है। कैसे डेंजरस है? राइटिंग इज समथिंग दैट बोर अस फॉर अ लिटिल टाइम, ठीक है। जो ऑथर किसी का वर्क होता है वो हमें एक छोटे से टाइम के लिए बोर कर सकता है। जैसे कि इफ यू रीड अ शॉर्ट स्टोरी विच वाज बैडली रिटन, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जो बहुत बुरी तरह लिखी हुई है और आपका मूड जो है वो सारे का सारा खराब हो जाता है क्योंकि वो स्टोरी बहुत ही बैडली रिटन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप कोई और स्टोरी उठा लेंगे, ठीक है, और उस स्टोरी को पढ़ने से आपका मूड क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी क्रिटिक को देखेंगे जिसने किसी वर्क के बारे में लिखा है और जो उसने उसके ऊपर रूल अप्लाई किए हुए हैं ना, वो क्या है, वो बैड रूल्स हैं, मिसलीडिंग रूल्स हैं। और अगर आप मिसलीड, मिसलीड आ गया अब यहाँ पे, मीन्स क्रिटिक, जो हमारे सेंसेस को मिसलीड करते हैं, मिसलीड बुरे जो रूल्स होते हैं, ठीक है, गलत रूल को एक वर्क पे अप्लाई करके, ओके। मैं ये नोटेशंस मिटा लूँ यहाँ से, ओके। सो फिर वो क्या करते हैं, जो क्रिटिक्स होते हैं वो हमारे सेंसेस को मिसलीड करते हैं, ठीक है। राइटर ने तो लिख दिया, उसने तो हमें बोर कर दिया, टायर अवर पेशेंस मीन्स हमें बोर करना, ठीक है। उन्होंने हमें बोर कर दिया, लेकिन हमें बोर करना ये कम खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक क्या है, मिसलीड अवर सेंस, जो हमारे सेंस को मिसलीड करते हैं। मिसलीड हमारे सेंस को कौन करते हैं? ये क्रिटिक्स हमारे सेंस को मिसलीड करते हैं, ठीक है। अगर हम भी वही सेम लॉ को किसी वर्क पर अप्लाई करेंगे तो हम उस वर्क को गलत एवेल्युएट करेंगे। तो इसीलिए ये जो क्रिटिक्स हैं या क्या करते हैं, ये मिसलीड अवर सेंस, ओके। सो Pope here says that one will tire our patience, mean if we have got a poem which is 50 lines and that poem is written very badly, now our temperament will be challenged, ठीक है। हमारा जो टेम्परामेंट है, हमारा सबर, वो आजमाया जाएगा, यार इसने इतनी गंदी पोएम लिख दी है। We have started from the first line and came up to the last line, then we decide that we didn't like the poem because it is bored us, is far less dangerous than the another one, ठीक है।
ये मिसलीड अवर सेंस से बहुत कम डेंजरस है, जो टायर अवर पेशेंस करता है। आई होप इट्स क्लियर। फर्दर पोप सेज दैट सम फ्यू इन दैट, अब यहाँ पे दो चीजें मैं आपको समझाऊंगा, बट नंबर एंड एर इन दिस। मैं इन चीजों को खुल खुल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ये लाइंस क्लियर हो जाए, क्योंकि ये लाइंस जो हैं ये देखो ना कैसी लैंग्वेज में पॉप ने लिखा है, और लैंग्वेज भी फिर न्यू क्लासिकल्स की, तो वो हमें इतनी ज़्यादा अच्छे से समझ भी नहीं आती। ओके, क्योंकि न्यू क्लासिकल्स जो थे ये हार्ड वोकाबलरी यूज करते थे। नाउ पोप सेज सम फ्यू इन दैट बट नंबर एयर इन दिस। नाउ सी इन लाइन नंबर 5 पोप हैज यूज्ड टू प्रोनाउंस दैट एंड दिस। अब ये दैट एंड दिस कौन है? दैट रेफर्स टू बेड राइटर्स जो क्रिटिक्स हैं, सॉरी बेड राइटर्स जो हमारे पोइट्स हैं और जो राइटर्स हैं। एंड नंबर एयर इन दिस, दिस किसको रेफर करता है? दिस रेफर करता है क्रिटिक्स को, दैट राइटर्स को और दिस क्रिटिक्स को। ठीक है, here he says that no doubt there are some bad writers, some bad writers are also there, some few in that, okay, but number are in this. But he says that but bad critics are a lot which is more harmful। ठीक है, अब कहता है कि बेड राइटर तो हैं, सम फ्यू इन दैट में फ्यू तो हैं, कुछ हैं जो राइटर हैं जो बेड राइटिंग करते हैं, लेकिन बेड क्रिटिसिज्म करने वाले बहुत ज्यादा हैं। नंबर्स एयर इन दिस, बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, नंबर्स में है वो, एयर इन दिस, दिस कौन? जो हमारे क्रिटिक्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा गलत लोग। 10 सेंचर रॉन्ग फॉर वन हु राइट्स अमिस। अब यहाँ पर ये रेशो बता रहे हैं पोप। ओके, पोप इन लाइंस में कहना चाह रहा है कि वी हैव गॉट बेड राइटर्स एज वेल एज बेड क्रिटिक्स, बट बेड राइटर्स आर क्वाइट फ्यू। फ्यू हैं जो बेड राइटर्स हैं, वो बहुत कम हैं। ठीक है, हेयर इन लाइन नंबर 6, अब लाइन नंबर 6 में क्या हो रहा है? हेयर इन लाइन नंबर 6 ही यूजेस द रेशो, if any writers write badly you will find other 10 critics who will criticize that one work। ओके, अगर किसी राइटर ने मिस एक गलती कर दी है ना, तो फिर 10 वो वाले उठकर आ जाएंगे क्रिटिक्स उसकी गलती का ऊपर क्रिटिसिज्म करने के लिए। ठीक है, ये रेशो है। अगर एक बेड राइटर है तो 10 बेड क्रिटिक्स हैं। ये रेशो पोप ने एक एस्टिमेट दिया है, अपना एक अंदाजा दिया हुआ है पोप ने। ठीक है, अब चलते हैं जी कपलेट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, लाइन नंबर 7, ए फूल माइट वन सेल्फ अलोन एक्सपोज, नाउ इन वर्स मेक्स मेनी मोर इन प्रोज। अब देखें, एक्सपोज, प्रोज, दिस, मिस, राइमिंग स्कीम सेम चल रही है। ओके, सो इन दिस कपलेट ही यूजेस अ फूल फॉर अ बेड राइटर्स। फूल कौन है? जो बेड राइटर हैं। ठीक है, जो खराब राइटिंग करते हैं अपनी, जो ऐसा वर्क लिख देते हैं फिर क्रिटिसिज्म होता है उन पर। दैट वन कैन नॉट राइट वेल बट क्लेम्स टू बी अ गुड राइटर। वो राइटर जो अच्छा तो लिख तो नहीं सकता, लेकिन वो एक खुद को एक अच्छा साबित करने की कोशिश करता है। अब वो कहता है राइटर्स को इन लाइंस में कि अगर आपकी स्किल्स के बियॉन्ड है कोई चीज़, आप अच्छा नहीं लिख सकते, ठीक है, तो फिर आप अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं उस चीज़ पर? यू आर नॉट इन्वेस्टिंग बट वेस्टिंग। अब कहता है आप कुछ कमा नहीं रहे, बस ज़ाया ही कर रहे हो। ओके, फिर इन लाइन नंबर 8 ये जो भाई लाइन नंबर 8 है, इसमें पॉप की क्या व्यूज़ हैं? इन लाइन नंबर 8 ही यूजेस टू वर्ड्स, वर्स एंड प्रोज। अब देखो, यहाँ पे दो वर्ड्स इसने यूज किए, वर्स एंड प्रोज। अब इन दो वर्ड्स को यूज करके वो क्या कहना चाह रहे हैं? वर्स फॉर पोएट्री एंड प्रोज फॉर क्रिटिक्स। वर्स से मतलब होता है, वर्स वर्स किसकी होती है? पोएट्री की होती है। प्रोज, प्रोज मतलब क्रिटिक्स। ठीक है, जो जज करते हैं किसी चीज को। हु विल क्रिटिसाइज दैट वन वर्क। ओके, okay, and further Pope says that if any bad writer set up any poetry and that's not good, there come so many critics and start criticizing, which is more harmful। पोप कहता है कि अगर एक बेड राइटर, एक फूल अगर अपनी कोई पोइट्री दे देता है, ठीक है, एक्सपोज करता है खुद को, तो फिर क्या होता है? मेक्स मैनी मोर इन प्रोज। तो फिर बहुत ज्यादा बेड क्रिटिक्स भी आ जाते हैं जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं बहुत बुरी तरह, और ये बहुत एक हार्मफुल चीज़ है। Further, Pope says, "This with our judgment as our watches."
none go just alike, yet each believes his own. अब देखो फिर यहाँ पे कह दिया कि इट्स विथ अवर जजमेंट एज अवर वॉचेस, जैसे जो मामला हमारी घड़ियों के साथ है ना, वही हमारी जजमेंट के साथ भी है। अब वो मामला कौन सा है? येट बी ईच बिलीव हिज ओन, हर कोई अपनी ही घड़ी पर और अपनी ही जजमेंट पे बिलीव करता है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है, इस कपलेट के थ्रू जो राइटर है उसने एक ब्यूटीफुली जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना एक, उसे डिपिक्ट किया है। वो यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सा है? जो राइटर है उसने यहाँ पे हर ह्यूमन बीइंग की ना एक नेचर को बयान किया है। वो नेचर कौन सी है? वो अपने ही बिलीफ पर कायम रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, ये इससे मुझे लगेगा ये जैसे मैं समझा रहा हूँ मैं सही समझा रहा हूँ। अगर कोई और समझा रहा होगा तो मैं कहूँगा नहीं यार वो सही नहीं समझा रहा, मैं सही समझा रहा हूँ। ठीक है, ये एक सब्जेक्टिव नेचर होती है ह्यूमन बीइंग की। सो इसमें क्या होता है कि ये जो जजमेंट होती है, जैसे हमारी वॉच होती है, जैसे हमारी घड़ियाँ होती हैं, तो हर बंदे ने अलग घड़ी पहनी होती है, तो उन घड़ियों में टाइम भी अलग अलग होता है। किसी में 5 मिनट का डिफरेंस, किसी में 2 मिनट का डिफरेंस। डिफरेंस मिनट्स का ना हो लेकिन सेकंड्स का डिफरेंस तो लाजमी होता है। ओके, मैं इसे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो इन दोनों लाइनों में जो पोप है वो कह रहा है कि जो क्रिटिक्स है ना वो कैसे हैं? वो जैसे हमारी घड़ियां हैं ना वैसे ही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने कोई घड़ी पहनी हुई है तो किसी और ने भी पहनी होगी, लेकिन जो टाइम है वो एग्जैक्ट नहीं है। अगर मेरी घड़ी पे टाइम 12 हुए हैं तो हो सकता है आपकी घड़ी में 12:05 हुए हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ मिनट हो सकता है या फिर सेकंड्स का भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम यही सोचते हैं कि जो हमारी घड़ी पे टाइम हुआ है ना ये टाइम करेक्ट है। और यही सेम चीज वो क्रिटिक्स सोचते हैं कि जो मेरी जजमेंट है ना वो जजमेंट जो है वो भाई वो जजमेंट ठीक है। तो एवरी क्रिटिक जो है वो क्या करता है, अपने पीस ऑफ क्रिटिसिज्म को राइट समझता है, जो उनकी थिंकिंग में राइट होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हर कोई अपनी जजमेंट को सही समझता है, जैसे हम अपनी घड़ियों पर टाइम को सही समझते हैं। इन पोइट्स एज नेचर सॉरी इन पोइट्स एज ट्रू जीनियस इज बट रेयर। अब कहता है कि जो पोइट्स हैं ना उनमें ट्रू जीनियस भी हैं, जीनियस बंदे भी हैं, बट रेयर बहुत कम। ट्रू टेस्ट एज सेल्डम इज द क्रिटिक्स चेयर। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारी लाइन नंबर 11 एंड 12 है इनमें एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं हमें? Here in these two lines he says that one age, okay, or in one period we will find the ratio of 10 famous poets, but it's not possible that all of those poets will be genius or true scholars. Rarely will you find someone who is so great, like we have John Keats, Shakespeare, and so many others who prove to be genius one. So here he connects these points with critics. If someone calls themselves critic, it doesn't mean that those are genius. Okay, I hope you understand. अब कह रहा है कि हर एज में कोई ना कोई पोइट होता है। अगर 10 पोइट हैं तो उनमें से जो जीनियस पोइट होगा वो सिर्फ एक होगा। जैसे हमारे पास इन द एज ऑफ चौसर चौसर थे, ठीक है, उससे आ गया तो फिर शेक्सपियर आ गया, स्पेंसर आ गया, जॉन मिल्टन आ गया, ठीक है, तो फिर ड्राइडन आ गया। तो ऐसे पोइट्स आ रहे हैं, लेकिन हर एज में सिर्फ एक या दो ग्रेट पोइट होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। नंबर तो बहुत बड़े होते हैं, पोइट्स तो होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते। इसी तरह अगर हर बंदा कोई कह देना कि मैं क्रिटिक हूँ तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वो क्या है, वो एक जीनियस क्रिटिक है। ठीक है, जीनियस बंदे कौन होते हैं? बट रेयर, बहुत रेयर होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ भी रेयर एंड शेयर, नन, ऑन, यहाँ भी राइमिंग स्कीम सेम ही जा रही है। बोथ मस्ट अलाइक फ्रॉम हेवन derive their light. बोथ मस्ट अलाइक, बोथ कौन? क्रिटिक, क्रिटिक्स एंड पोएट्स, इन दोनों की बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट लाइन में कि ये जो दोनों हैं मस्ट अलाइक, ये ऐसे होने चाहिए जैसे हेवन ड्राइव देयर लाइट, जैसे वो नेचुरली ब्लेस्ड हो। ठीक है, दीज बोर्न टू जज एज वेल एज दोज बोर्न टू राइट। ओके, ये बोर्न हुए हैं, दीज कौन? क्रिटिक्स, बोर्न टू जज, ये पैदा हुए हैं जज करने के लिए।
एज वेल एज, जबकि दो दूसरे जो हैं वो कौन, पोएट, टू राइट, वो लिखने के लिए पैदा हुए हैं। अब इस कपलेट में पोप कहना क्या चाह रहा है? इस कपलेट में पोप कहना चाह रहा है कि जो इस वर्ड की टीचिंग है ना, जो इस दुनिया से हम लोग सीखते हैं, यहाँ से सीखकर हम जीनियस नहीं बन सकते हैं, हमें जीनियस पैदा होना पड़ेगा, ठीक है, नेचुरली जीनियस होना पड़ेगा हमें। इट्स नॉट वर्ल्डली लर्निंग दैट विल मेक यू अ ग्रेट पोएट और ग्रेट क्रिटिक, बट समथिंग फ्रॉम द डिवाइन वर्ड हैज टू कम एंड मस्ट बी bestowed upon you, and only then you can be a great poet or great critic। ठीक है, तो पोप यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि व्हेन यू गेट द शेयर फ्रॉम द डिवाइन वर्ड, जब आपको डिवाइन वर्ड से एक शेयर मिलेगा, कोई आपको ब्लेसिंग करने आ जाएगा वहां से, फरिश्ता, कोई डिवाइन पावर, कोई सुपर नेचुरल पावर, तो फिर ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने प्रोफेशन में, भले आप पोइट हो, भले आप क्रिटिक हो। अदरवाइज आप लोग क्या होंगे, कंसीडर एज अ कॉमन एंड ऑर्डिनरी पोइट और क्रिटिक। आप लोगों को एक कॉमन पोइट समझा जाएगा, आम सा पोइट, आम सा क्रिटिक, ठीक है। अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हैं तो हेवन ड्राइव देयर लाइट, कोई बंदा जो सुपर नेचुरल पावर हो वो आकर आपको क्या कर दे, आपको ब्लेस कर दे, फिर ही आप जाकर एक अच्छे और नामवर पोइट या क्रिटिक बन सकते हैं, वरना ये इतना आसान काम नहीं है। फर्दर पोप सेज लेट सच टीच अदर्स हु देमसेल्व्स एक्सील। अब कह रहा है कि उन बंदों को दूसरों को सिखाने दो जो खुद एक्सील हो, जो खुद माहिर हो, जो खुद अजीम हो, जो खुद ग्रेट हो, एंड सेंशर फ्रीली हु हैव रिटन वेल, ओके, और जिन्होंने अच्छा लिखा है उनको सेंसर करें, एवेल्युएट करें फ्रीली, अच्छे से। अब यहाँ पे पॉप का कहने का क्या मकसद है? एक्चुअली ये लाइन नंबर 15 और लाइन नंबर 16 में पॉप कहना क्या चाह रहे हैं? Here Pope actually want to say that those who become a great writers can be judges, but those who do not know how to write drama, novel and poetry, how they could criticize drama, novel and poetry? जिन्हें लिखना ही नहीं आता वो कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं इन चीज़ों को? ओके, हम सब क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी वर्क को, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट बताना चाह रहा है ना पोप, वो ये है कि अगर एजुकेटेड और स्किलफुल क्रिटिक होगा ना, तो वो किसी भी वर्क को बेटर तरीके से वो एनालाइज कर पाएगा, ठीक है। और अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो फिर उतनी बुरे तरीके से वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा, गलत रूल लगाएगा और फिर मिसलीड अवर सेंस, जैसे पिछली लाइन में हमने पढ़ा था ना ऊपर कि मिसलीड अवर सेंस करते हैं, देन टू टायर अवर पेशेंस, तो फिर वो हमारे सेंस को मिसलीड करेगा। ओके ओके, सो पॉप का कहने का मतलब यही है कि ये जो राइटर और क्रिटिक्स हैं ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस हैं। सो इन दोनों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत, रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा कि वो एक दूसरे को हर्ट करें, उन्हें चाहिए कि एक दूसरे की इज्जत किया करें। आगे पॉप कहता है ऑथर आर पार्शियल टू देयर विट, दिस ट्रू। अब कहता है कि ये सच है कि ऑथर्स जो होते हैं ना वो पार्शियल होते हैं देयर विट, वो जो उनका दिल करते हैं वो लिखते हैं, वो बायस्ड होते हैं, ठीक है, एक तरफा व्यू होता है उनका तकरीबन। बट अरंट क्रिटिक्स टू देयर जजमेंट टू, लेकिन कहता है क्या क्रिटिक ऐसा नहीं करते, क्या वो अपनी जजमेंट पर बायस नहीं होते हैं, सिर्फ ऑथर्स ही होते हैं? ओके, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो वो डाउट्स इन देयर जजेस, नॉट बायस टू देयर जजमेंट, इन दिस समथिंग नेचुरल, बोथ ऑफ these प्रोफेशनल्स happens to fall just because they are partial and biased, whereas normal giving your favor it's okay। अब कह रहा है कि नॉर्मली आप अपनी फेवर दे दो किसी को, ये ठीक है, लेकिन आप जब बायस्ड हो जाओगे ना, जब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पोइट्री लिखी, अब मेरा व्यू ये है कि यार मैंने इसे गलत क्रिटिसाइज करना, ये होता है बायस्ड होना। तो जब आप बायस्ड हो जाओगे फिर क्या हो जाओगे, तो फिर आप अपने जो प्रोफेशन है ना, जो आपकी राइटिंग है, जो आपकी क्रिटिसिज्म है, उनमें उनको गलत यूज कर रहे हो, ठीक है। तो पॉप कहता है कि राइटर और क्रिटिक्स दोनों क्या होते हैं, बायस्ड होते हैं, पार्शियल होते हैं अपनी विट पर, जो कि यह गलत काम करते हैं, वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा इस चीज को। येट इफ वी लुक मोर क्लोजली वी शैल फाइंड, अब कहते हैं अगर हम और अच्छे से देखेंगे ना, और क्लोजली देखेंगे ना इस चीज को, तो हमें यह पता चलेगा मोस्ट हैव द सीड्स ऑफ जजमेंट इन देयर माइंड, कि इनमें से जो ज्यादातर है ना उनके माइंड में एक जजमेंट का सीड होता है। ठीक है, अब जजमेंट का सीड इसका क्या मतलब है यहाँ पर एक्चुअली, इस कपलेट में पोप हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज को, देखते हैं।
पोप कहना चाह रहे हैं कि ये जो राइटर्स एंड क्रिटिक्स है ना, दे हैव द सीड ऑफ जजमेंट इन देयर माइंड। ओके, और ये हर चीज हर किसी के पास होता है, बिकॉज द सीड ऑफ जजमेंट जो है ना, ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, और आप देखते हैं कि खाने में नमक ज़्यादा है, ठीक है, आप घर में कहते हैं कि नमक ज़्यादा क्यों डाला हुआ है खाने में, तो क्या आप इस चीज़ को अपना सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म कहेंगे? नहीं, आप इस चीज़ को अपना सेंस ऑफ जजमेंट कहेंगे, सीड ऑफ जजमेंट। ठीक है, तो जो क्रिटिक्स हैं उनके भी एक सीड ऑफ जजमेंट होता है इन द शेप ऑफ देयर क्रिटिसिज्म, ये उनका सीड ऑफ जजमेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो राइटर होता है, सीड ऑफ जजमेंट के नाम पर उनके पास क्या होता है? जो राइटर्स होते हैं, जो पोएट होते हैं, ओके, उनके पास क्या होता है? जो क्रिएटिव राइटर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके पास जो सीड ऑफ जजमेंट होते हैं वो क्रिटिसाइजिंग द सोसाइटी, पीपल या लाइफ, इन तीन चीज़ों को वो क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, जैसे आप अरुंधति रॉय का नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग देख लें, उसने अपनी सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया हुआ है। आप डॉन क्योटे बाय मुगल डी सर्वेंटीज देख लें, उन्होंने अपनी जो है सोसाइटी को, अपने पीपल को, उनकी मेंटेलिटी को क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो ऐसे उनमें जो होता है, जो क्रिएटिव राइटर्स होते हैं, उनमें यही सीड ऑफ जजमेंट होते हैं। ठीक है, सो क्रिएटिव राइटर्स वुड बी जजिंग द सोसाइटी डायरेक्टली। ठीक है, वो डायरेक्टली सोसाइटी को जज करते हैं, जबकि जो क्रिटिक्स होते हैं वो उनकी बुक्स को क्या करते हैं? जज करते हैं। तो इसी तरह वो कहता है कि ये जो दोनों हैं, हैव द सीड्स ऑफ जजमेंट इन देयर माइंड, इन दोनों के माइंड में सीड्स ऑफ जजमेंट होते हैं। ठीक है, ये सीड ऑफ जजमेंट एक बहुत एक अहम चीज़ है, ये अहम पॉइंट है इस ऐसे का। सो ये लाइंस कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आप एक दो बार ये वीडियो देखेंगे कम्प्लीटली, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी हर चीज़। In line number 21, Pope says, nature affords at last glimmering light. The lines, though touched but faintly, are drawn right. अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं पोप? पोप यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो राइटर है वो क्रिटिसाइज, ऐसा नहीं है कि वो किसी भी वक्त किसी भी चीज़ को वो क्रिटिसाइज करने बैठ जाएं। ठीक है, जो राइटर हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी भी वक्त वो बैठ जाएं और कुछ भी लिख दें, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जो क्रिटिक्स हैं वो किसी भी टाइम किसी को भी क्रिटिसाइज कर दें जिसे वो चाहते हैं। पोप कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। देयर मस्ट बी बाउंड्रीज ऑफ ईच अदर, इन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए? बाउंड्रीज होनी चाहिए। ठीक है, लाइंस, लाइंस मीन्स बाउंड्रीज। हियर ही प्रोफेस दैट देयर आर लाइंस ड्रॉन देयर बाउंड्रीज, यहाँ पर कुछ लाइंस है जिन्होंने क्रिटिक्स की बाउंड्रीज और जो राइटर्स उनकी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं कि ये तुम्हारी बाउंड्री है, ये तुम्हारी बाउंड्री है। ठीक है, इसका मतलब है कि दो प्रोपोर्शंस हैं, एक पोर्शन में क्या है, एक पोर्शन में राइटर्स हैं, ठीक है, जबकि दूसरे पोर्शन में क्या है? क्रिटिक्स हैं। तो इन दोनों को अपनी बाउंड्रीज और अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, इन दोनों को एक दूसरे की बाउंड्रीज और लिमिट्स में नहीं जाना चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे पोप। लाइन नंबर 23, अब देखें, यहाँ तक हम कपलेट में आए, लेकिन यहाँ पे मैंने आगे थोड़ी सी सीक्वेंस को चेंज किया हुआ है। चेंज क्यों किया गया हो? इनकी राइटिंग जो राइमिंग स्कीम है ना उनसे, ट्रेस्ड, ग्रेस्ड, ठीक है, ट्रेस्ड, ग्रेस्ड, डिसग्रेस्ड एंड डिफेस्ड, वरना ये लाइन 25 और 26 इन दोनों ने साथ होना था, 27 एंड 28 ने, 29 और 30 ने। लेकिन इनकी ये जो एंडिंग वर्ड्स है ना, इनकी बिना पर मैंने इन्हें ट्रिपलेट कर दिया है इस चीज़ को। ओके, और यहाँ से फिर कपलेट शुरू कर रहे हैं हम आगे। तो ये आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये कैसी सेटिंग की हुई है। ओके, एक्सप्लेनेशन हमारी सेम रहेंगी, वो तो चेंज नहीं हो सकती। अब आगे पॉप कहता है कि बट इज द स्लाइटेस्ट स्केच इफ जस्टली ट्रेस्ड। ठीक है, लाइन नंबर 23 में। 24 में कहता है इज बाय इल कलरिंग बट द मोर डिस्ग्रेस्ड। अब ये यहाँ पे कहता है कि जब आप किसी चीज को ट्रांसग्रेस करेंगे, दे ट्राई टू encourage you upon others territories, this is something very harmful and very disgraceful। यहाँ पर एक्चुअली वो उन दोनों को कर रहा है, राइटर्स और क्रिटिक्स को,
कि इन दोनों को एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे की लिमिट्स की, एक दूसरे के वर्क की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए इनको। यू डोंट हैव टू इंटर द बॉर्डर ऑफ ईच अदर, आपको एक दूसरे के बॉर्डर में इंटर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर आप एक क्रिटिक हैं तो फिर आप ये कोशिश नहीं करें कि आप एक क्रिएटर बन जाएं। जो दूसरी पार्टी है ना, मीन्स जो राइटर हैं, उन्हें अपना काम करने दें। आप अपना काम करें, आप जजिंग वाला काम करें और वो राइटिंग वाला काम करें। ठीक है, अब लाइन नंबर 25 में कह रहा है कि सो बाय फास्ट लर्निंग इज अ गुड सेंस डिफेस्ड। जो फास्ट लर्निंग होती है ना, उससे क्या होता है, उससे जो गुड सेंस है वो डिफेस्ड हो जाता है, उसका मज़ा किरकिरा हो जाता है। ठीक है, कैसे किरकिरा हो जाता है? अगर आप एक राइटर हो लेकिन आप ये प्रिटेंड करते हो कि आप एक क्रिटिक भी हो, ये क्या होगी, ये आपकी फाल्स लर्निंग होगी। इस चीज़ को कहते हैं फाल्स लर्निंग। आप हो राइटर लेकिन आपको यह भी शौक है कि मैं क्रिटिक भी बन जाऊँ और कहते फिरते हो कि यार मैं क्रिटिक भी हूँ। तो इस चीज़ को वो कह रहा है कि ये आप लोगों की एक फाल्स लर्निंग है। ठीक है, क्रिटिक और राइटर्स ये दोनों गुड हो सकते हैं। ठीक है, कैन बी गुड क्रिटिक्स एंड गुड राइटर्स। जो राइटर है वो गुड क्रिटिक भी बन सकते हैं, जो गुड क्रिटिक है वो गुड राइटर भी बन सकते हैं। लेकिन जब वो प्रिटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं ना दैट दे आर राइटर एंड क्रिटिक्स, जब वो ये कहना, राइटर ये कहना शुरू कर देता है कि मैं क्रिटिक भी हूँ, जब क्रिटिक ये कहना शुरू कर देता है कि मैं राइटर भी हूँ। ठीक है, मीन्स जब वो अपने प्रोफेशन से दूसरे के प्रोफेशन में जंप करते हैं, दैट्स द टाइम देयर एफर्ट्स आर गोइंग टू बी वेस्टेड। तो इस वक्त क्या होता है कि उनकी जो एफर्ट्स होती हैं, जो उनकी कोशिश होती है, जो उनकी स्किल्स होती हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, वो ज़ाया हो जाती हैं। ठीक है, वो अपनी जो असल उनकी चीज़ होती है वो भी वो अ, खो बैठते हैं, अपनी असल पहचान को भी वो खो बैठते हैं। और फिर क्या होता है, फिर जो लोग हैं वो उनकी जो क्रिटिकल रिमार्क्स होती हैं, जो बिल्कुल सही रिमार्क्स होती हैं, वो उनसे भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब इन दोनों लाइनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, स्कूल्स एंड फूल्स को। क्यों? इनकी सिर्फ राइटिंग जो टेक्निक थी उनकी वजह से, जो इनकी राइमिंग स्कीम थी उनकी वजह से मैंने इन्हें क्या कर दिया, मैंने इन्हें साथ में लिख दिया। ओके, अब आगे पॉप कह रहा है कि सम आर बिविल्डर्ड, कुछ लोग तो कंफ्यूज होते हैं इन द मेज ऑफ स्कूल्स, जब वो स्कूल के कहाँ पर होते हैं, सर्कल्स में होते हैं। ठीक है, मतलब जो एजुकेशन है ना वो भी उनमें कोई भी डिफरेंस पैदा नहीं कर सकती जो कैपेसिटी के साथ पैदा नहीं होते। एजुकेशन भी तब काम करती है जब हम में कैपेसिटी होती है, जब हम में वो एबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम में वो एबिलिटी ना हो ना, अगर किसी क्रिटिक में एबिलिटी ही नहीं है पोइट बनने की, तो वो फिर कंफ्यूज होता है जब पोइट बनता है। और अगर जब किसी पोइट में एबिलिटी ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है क्रिटिक बनने की, तो वो फिर क्या होता है, बिविल्डर्ड हो जाता है। और जो स्कूल्स हैं वो भी, जो स्कूल मतलब एजुकेशन, जो एजुकेशन है वो भी फिर किसी काम की नहीं रहती जब उनमें कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी होगी तो एजुकेशन काम करेगी ना, जब कैपेसिटी नहीं है तो एजुकेशन भी किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो जो अपने प्रोफेशन में, उन्हें अपने प्रोफेशन में ही रहना चाहिए, उन्हें दूसरे के प्रोफेशन में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब उनके पास स्किल्स ही नहीं है, भले उनके पास कितनी ही तालीम क्यों ना हो, लेकिन स्किल नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। आगे पॉप कहता है एंड सम मेड कॉक्सकॉम्ब्स नेचर मिंट बट फूल्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा ये कॉक्सकॉम्ब्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्योंकि ये एक डिफिकल्ट वर्ड है यहाँ पे। तो कॉक्सपो कॉम्स होता है एक सुपरफिशियल प्रिटेंडर, जिसके पास वो चीज़ होती नहीं है लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है। ठीक है, टू नॉलेज मीन्स इलम, वो प्रिटेंड करता है कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है। समवन हु प्रिटेंड्स टू नो मोर देन दे रियली डू। ओके, कॉक्सकॉम उसे कहते हैं जो ये प्रिटेंड करता है कि मुझे ज़्यादा पता है, हालांकि उसे पता वता कुछ नहीं होता। ओके, some some made means some people who nature meant but fools। ओके, नेचर मीट बट फूल्स का यहाँ पे क्या मतलब होगा, हु आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, जो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, जो कॉक्सकॉम्स हैं, वो क्या करते हैं, are turned into coxcombs by being sent to schools. So instead of really learning, understanding things at a school, they just learned how to pretend to know things.
तो वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, ओके, उन्हें पता वता कुछ होता नहीं है, सिर्फ प्रिटेंड करते रहते हैं। आगे हमें पोप कहने की ट्राई कर रहे हैं, इन द सर्च ऑफ विट दिस लूज देयर कॉमन सेंस। अब कह रहा है कि ये जो राइटर और पोइट हैं ये एक दूसरे के प्रोफेशन में, ये जो पोइट और क्रिटिक्स एक दूसरे के प्रोफेशन में जाते हैं विट के लिए, ठीक है, ताकि हमें और भी चीज़ें मिलें, हमें और भी इज्जत मिलेगी, यार ये बंदा राइटर और क्रिटिक दोनों है। लेकिन वो उस चीज़ के पीछे भागते भागते क्या करते हैं, अपना जो कॉमन सेंस उनका होता है वो उस चीज़ से भी हाथ धो बैठते हैं। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली ही वांट टू से दैट व्हेन द फेक क्रिटिक्स राइट रूल्स, ओके, व्हिच दे थिंक आर ट्रू एंड करेक्ट, जो वो ऐसे कोई कानून लिख देते हैं ना, जब वो सोचते हैं कि हाँ यार ये सही है, ये सही है, अपने से ही बना बना कर वो लिख रहे हैं, तो फिर क्या होता है, और वो चीज़ें पब्लिश्ड हो जाती हैं, और जब पीपल उन्हें पढ़ते हैं, जब लोग उन्हें पढ़ते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, वो उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। अप्लाई किस चीज़ पर करते हैं, वर्क्स ऑफ राइटर्स पर, टू एवेल्युएट देम दो दे विल बिकम विथ फॉल्स रिजल्ट्स, ओके। तो फिर क्या करते हैं, वो उन गलत रूल्स को ले लेते हैं जो क्रिटिक्स ने अपने माइंड से बना दिए होते हैं, जो उन्हें पता वता कुछ होता नहीं है, तो फिर लोग वो रूल पढ़ के किसी का वर्क उठा के उसके ऊपर वो रूल्स लगाते हैं, और फिर फॉल्स रिजल्ट्स मिलती हैं उन्हें, गलत रिजल्ट्स मिलती हैं उन्हें। सो इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग विट दे लूज देयर कॉमन सेंस। तो वो एक्चुअली विट को फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो सही चीज़ होती है उसे फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो होता क्या है, वो अपनी जो उनकी कॉमन सेंस होती है ना, उसे भी लूज कर बैठते हैं। एंड देन टर्न क्रिटिक्स इन देयर ओन डिफेंस, और फिर अपने आप को ही वो लोग बचाने के लिए ना, कि यार मैंने गलत नहीं किया, मैंने सही किया है, तो वो क्रिटिक भी बन जाते हैं, ठीक है, कि नहीं मेरा जो वर्क है, अगर किसी का कोई वर्क पब्लिश हुआ है और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिमार्क्स आ गई हैं, ठीक है, तो फिर वो खुद ही क्रिटिक बन जाते हैं अपने वर्क का, कि अब मैंने लिखा है, मैं अब इसकी अच्छी अच्छी तारीफ करूँगा। तो फिर वो अपने वर्क की खुद ही तारीफ करता रहता है, और खुद ही क्रिटिक बन के अपने वर्क की वो डिफेंस करता रहता है, खुद को बचाता रहता है, ठीक है। ये थी हमारी लाइन नंबर 1 to 29। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन नंबर 30 एंड ऑनवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप लोग हमसे चाहते हैं कि हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन करें, या कोई आपकी राय, तो वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, एंड नोट्स चाहिए हैं तो आप कमेंट कर दें, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशंस। नहीं तो आप यूट्यूब पे कहीं और देख लें, कहीं भी नहीं मिलेगा, चैलेंज है आपको, या फिर आप गूगल पे कहीं जाकर सर्च कर लें, कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, दिस वाज आवर टुडेस वीडियो, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।